रेफरेंडम होगा ही, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में पहला फेज है चुनावों का। साथ ही साथ सबसे पहले इस जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की टाइमिंग है और जो कंटेंट में तौर पर कहा गया, सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया। एक एक क्विक कमेंट सबसे आपका ले लूंगी मैं, प्रदीप जी आपका। नहीं, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि गठबंधन और उससे पहले समाजवादी पार्टी की मीडिया प्लानिंग सबसे अच्छी रही है। आप देखिए पिछले 4 महीने से लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी गठबंधन उसकी खबरें मीडिया में लगातार बनी हुई हैं और टाइमिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन एक आश्चर्य की बात आपको इस चुनाव में दिखेगी कि मेरे ख्याल से शायद ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें सारा विपक्ष केंद्र की परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, चुनाव विधानसभा का है। आप देखिए कि गठबंधन में शामिल है अखिलेश यादव जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो उन्होंने 5 साल में क्या किया, इससे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। ये स्थिति में खुद बीजेपी ने अपने आप को डाला है, क्योंकि सीएम का कोई चेहरा नहीं दिया। अमित शाह और मोदी की ठीक है बातें, वो सब मुद्दे अपनी जगह पे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या विधानसभा मतलब राज्य में जो काम हुआ, 5 साल सरकार चली, उसकी परफॉर्मेंस की कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो ये एक मेरे ख्याल से विरोधाभास है। विनोद जी, परसेप्शन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट आज नंबर ले गई समाजवादी पार्टी। देखिए तो ये मॉडल जो है आज जो 10 बिंदु ने जारी किए हैं, ये आप याद कीजिए बिहार में जब नीतीश कुमार लड़ रहे थे, नीतीश के साथ निश्चय, ये प्रशांत किशोर की प्लानिंग वहां भी थी और यहां भी प्रशांत किशोर इस पर्दे के पीछे हैं कि 10 बिंदु उन्होंने आज जारी करवाए, जबकि चुनाव घोषणा पत्र अलग अलग जारी हो चुके हैं दोनों पार्टियों के। बिहार में एक साथ चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ था एक साथ, तो उसकी भरपाई करने के लिए एक साथ बिठा के ये जारी किया। गठबंधन देर से हुआ। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार के कामकाज या उसका मूल्यांकन इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। वो अपने 2.5 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, वो नोटबंदी की बात कर रहे हैं, वो जनधन योजना की बात कर रहे हैं, वो सारे जो स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपनी उपलब्धियों पर वोट मांग रही है, तो जाहिर है कि फिर जो विपक्ष होगा वो उसके खिलाफ बोलेगा, वो केंद्र सरकार पर। तो मोदी जी के चेहरे पर वो वोट मांग रहे हैं, ये मोदी जी के कामकाज को लेकर। अवधेश जी, हमने जब चर्चा की शुरुआत की थी, हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं खींच नजर आई थी उस कमेंट में जो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। आज उन्होंने भी यही कहा कि क्या ये गुस्सा है वाकई प्रधानमंत्री मोदी का? नहीं, जरा राजनीति में जरा अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई वो बाथरूम में रेन कोट पहन के नहाते हैं, तो इस प्रकार से एक उत्तर ये दे रहे हैं। लेकिन जो उनकी कहने का मतलब ये था, जो आज जो ये 10 पॉइंट उन्होंने जारी किया उसके संदर्भ में, कि ये देखिए 10 पॉइंट को आप ध्यान दीजिए तो इसमें युवाओं के लिए, इसमें दलितों के लिए, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें महिलाओं के लिए, सबको आकर्षित करने के लिए, सबको लुभाने के लिए इसमें ये बिंदु है। तो वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दरअसल ज्यादातर अपना समय गूगल सर्च करने में और दूसरे की आलोचना में, बाथरूम में झांकने में निभाते हैं, जबकि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं तो हम काम करना चाहते हैं और हमारे ये बिंदु हैं। प्रधानमंत्री को भी ये काम करना चाहिए, दरअसल वो कह रहे हैं। लेकिन इसका मैसेज यही जाएगा या इसका मैसेज कुछ और जाएगा, ये कहना जरा कठिन है। अरविंद जी, एक पंथ दो काज, युवाओं को अपील भी करने की कोशिश हो गई और प्रधानमंत्री पर निशाना भी सध गया। यही हुआ, टाइमिंग अच्छा है। पहले फेज की वोटिंग हो रही है, उस दिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव में मोदी ने किया था इस किस्म का काम कि नॉमिनेशन उसी दिन होगा जिस दिन वोटिंग हो रही है, वो सब तैयारियां हैं। और ये अच्छा हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक आया चुनाव के पहले, क्योंकि उससे लगेगा कि हाँ गठबंधन कुछ है। लेकिन जो गठबंधन में दरार दिख रही है इधर काफी, खासतौर से उम्मीदवारों की लड़ाई, उन सब पे कुछ नहीं कहा। और जो प्रदीप जी मसला उठा रहे थे कि रिव्यू परफॉर्मेंस का 5 साल का, वो 5 साल का रिव्यू भी आपको भी करना, अगर नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी उपलब्धियों के तौर पे ही बताइए कि हमने ये कुछ किया। तो रिव्यू नहीं है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यहां पर यह भी कहा था कि सबसे 70 से ऊपर हमने सांसद दिए हैं, यूपी को क्या मिला, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या दिया, ये भी सवाल आज अखिलेश यादव ने उठाया। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें भी हम दिखाते हैं जो सुबह से ही आ रही हैं। वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या हाल है आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया वोट डालने के लिए पहुंचे। पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो डेब्यू कर रहे हैं। वंशवाद के आरोप लगे थे, इसके बावजूद पंकज सिंह को टिकट मिला। उनका कहना था कि 15 साल तक उन्होंने लगातार भाजपा के लिए काम किया है। संगीत सोम जो कि सदना से उम्मीदवार हैं,
आप देख सकते हैं वो आज सुबह सुबह वोट डालकर आए। हालांकि उन्होंने अपनी बीच वाली उंगली उठाई हुई है, अपना वो स्याही का निशान दिखाने के लिए। इसे आपत्तिजनक भी माना जा सकता है। साथ ही साथ सुरेश राणा ने भी अपना वोट डाला, जो कि थाना भवन से अब चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के टीवी स्टार श्रीकांत शर्मा ने भी अपना वोट कास्ट किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा है। महेश जी, वोट डालने आप आए हैं, सुबह से टहल भी रहे होंगे, कैसा लगता है, माहौल क्या है, मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश? आपने अगर महसूस किया हो, जुबिलियंसी अगर महसूस की हो, तो आज प्रदेश की जनता, नोएडा की जनता मन बना चुकी है कि अब हम इनसे निजात पाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है पंकज सिंह, बाहर से आए हैं, यहाँ के नहीं। एक अच्छा कार्यकर्ता हमारे बीच में है, आज एक अच्छा कार्यकर्ता हमारे बीच में है। ये लगता है जीत होगी कि या साइकिल और अलायंस? 100% जीत होगी हमारी। पंकज सिंह हमारे साथ है। पंकज कैसे देखते हैं? क्योंकि सर एक सवाल और जानना चाहूंगा कि पश्चिमी यूपी कितना इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, क्योंकि पहले चरण में जो बयार बहेगी वो इसी का क्या लोकल स्तर पे चुनाव आप लड़ रहे हैं, या आपको लगता है कि राजनाथ सिंह जी का एक नाम है, वो नाम भी आप? नहीं, वो नाम तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं का साथ और बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। जीत का मंत्र क्या है नोएडा में? नहीं, जीत का मंत्र तो डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ रहा है? अलायंस लड़ रही है, साइकिल और सपा एक साथ है, क्या उसका फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भी पूरे नोएडा में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंकज सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा वोट डालने आए, साफ कह रहे हैं कि जीत का मंत्र साफ है। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, नोएडा। मैं मथुरा में हूं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 4 बार के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक दल के नेता भी हैं, प्रदीप माथुर साहब। प्रदीप जी, 4 बार का अगर आपका देखा जाए आंकड़ा, लगातार 3 बार से आप विधायक हैं, हर बार आंकड़े जो नतीजे हैं, जो वोट है, वो वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। पिछली बार भी आप बहुत मामूली अंतर से जीते, तो लगता है मथुरा की जनता का विश्वास कम होता जा रहा है? जनता का तो अटूट। मैं मथुरा में हूं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 4 बार के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक दल के नेता भी हैं, प्रदीप माथुर साहब। प्रदीप जी, 4 बार का अगर आपका देखा जाए आंकड़ा, लगातार 3 बार से आप विधायक हैं, हर बार आंकड़े जो नतीजे हैं, जो वोट है, वो वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। पिछली बार भी आप बहुत मामूली अंतर से जीते, तो लगता है मथुरा की जनता का विश्वास कम होता जा रहा है? जनता का तो अटूट विश्वास है। आप पिछली बार की बात है, पिछली बार माइनॉरिटी का वोट जो है वो पोलराइज समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया था और बहुत ही कम वोट हमें मिला था, उसके बावजूद भी हम जीते थे। प्रदीप जी, यहाँ जितने भी लोग वोट डालने आ रहे हैं, वो एक ये तालाब, जो गंदा तालाब पड़ा है, पूरा अटा पड़ा है कूड़े से, ये इसको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास होता है, तो ये विकास आप देख लीजिए मथुरा के नाम पर। जब बारिश होती है तो मथुरा में पानी तमाम गलियों मोहल्लों में भरा रहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जनता को ये नहीं पता ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। हमने कई बार इसके मामले में व्यवस्था करने की कोशिश करी, परंतु कोर्ट इसमें आड़े हाथों आ जाता है। इसी के समानांतर देख लीजिए, हमने नाले बनवा रखे हैं और 100 करोड़ बेहतरीन बना रखे हैं। काम किया होता तो लोकसभा में बुरी गति नहीं होती कांग्रेस की। अब यहाँ श्रीकांत शर्मा है, चुनौती लगती है कि वास्तव में दे रही है बीजेपी? कतई भी चुनौती नहीं है। श्रीकांत शर्मा दिल्ली के प्रत्याशी है। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सांसद के प्रत्याशी मुंबई से और दिल्ली का प्रत्याशी मथुरा के एमएलए का प्रत्याशी दिल्ली से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चर्चा पर आते हैं। सबसे पहले निर्णायक है पश्चिमी यूपी का ये इलाका, जहां पर पहले फेज में आज 73 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एक क्विक कमेंट सबसे, विनोद जी आपसे शुरुआत करते हैं। 2 ऑब्जर्वेशंस, क्या होगा जो फैक्टर्स आपको लगता है जो सबसे ज्यादा वॉच आउट करने की जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुसलमान वोटों का रुख क्या होता है और जाट वोटों का क्या रुख होता है। क्योंकि अगर मुसलमान वोट एक मुश्त एक तरफ पड़ते हैं किसी भी दल की तरफ, तो निश्चित रूप से उसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि इस इलाके में बहुत अच्छा प्रतिशत है और अगर उनके साथ दूसरी समुदाय के वोट मिलते हैं तो वो उसका नेट की सीधी अच्छी होगी। दूसरा, जाट वोट जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में एक मुश्त बीजेपी के लिए गए थे। इस बार जिस तरह अजीत सिंह ने खम ठोक करके अपने उम्मीदवार लड़ाए हैं और जाटों में जो नाराजगी दिख रही है तमाम कारणों से, तो अगर अजीत सिंह जाट वोटों को खींचने में कामयाब रहते हैं तो उससे भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है। डू और डाई बैटल भी है ये मायावती के लिए भी और अजीत सिंह के लिए भी। अब देखिए आपकी 2 ऑब्जर्वेशन। देखिए, ये जो क्षेत्र रहा है इसका इतिहास है 1997 से। देख लीजिए कि इस क्षेत्र में जिसको बढ़त मिली अंततः सरकार वही बनाता है, तो जो इसमें फिसल गया समझिए कि उस सरकार के दौर से बाहर हो गया। लेकिन मैं मुसलमान और उस पर जाने की बजाय ये कहूंगा कि देखिए, इस क्षेत्र में गन्ना किसान
जो खासकर इस क्षेत्र में है। जैसे आगरा में आलू उपजाने वाले हैं, अलीगढ़ का ताला उद्योग है, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग है, इन सब पर जो असर पड़ा है नोटबंदी के कारण और बाकी चीजें, ये एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। गन्नों का पेमेंट के हिसाब से आलू के बोरे 125-150 रुपये बिक रहे हैं। तो केवल जाति के आधार पर तो मैं नहीं मानूंगा, मुझे लगता है कि मुद्दे भी महत्वपूर्ण है और ये मुद्दे किसके खिलाफ और किसके पक्ष में जाएंगे इस पर निर्भर करेगा। और दूसरा जो एक बात हमारे विनोद जी कह रहे थे, देखिए हरियाणा से आकर के बाजाप्ता जाटों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में प्रचार किया है पूरा कि हमारे नहीं दिया है। तो इसके लिए जो अमित शाह ने 3 दिन तक कोशिश की विशेष रूप से जाटों को मनाने का, वो सफल हुआ है नहीं हुआ है ये देखना पड़ेगा। अरविंद जी उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी पर भी रेफरेंडम हो सकता है, क्या इसको उस तरह से भी कंस्ट्रू किया जाए? निश्चित रूप से नोटबंदी बड़ा मसला है और इस पूरे इलाके में छोटे छोटे कारोबार करने की परंपरा लगभग हर शहर से, और वो हम जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है और संभवतः मुझे जो लग रहा है कि जो बनिया वोट हम मानते थे अभी तक जनसंघ और बीजेपी के साथ, उसका रुझान शायद इस बार बदलेगा। तो जाटों के साथ बनियों के वोट पे भी नजर रखनी चाहिए। और उससे ज्यादा बड़ा मसला मुझे लगता है कि मुसलमानों का एक साथ वोट न देना या एक तरफ वोट न देना चुनाव को काफी बैलेंस कर रहा है और चुनाव सामान्य ढंग से हो रहा है। अगर मुसलमान एक तरफ दिखने लगेंगे आज वोटिंग में भी, तो फिर चुनाव पलट जाएगा। फिर बीजेपी जो खेल चाहती थी करना या बीएसपी जो करना चाहती थी, बीएसपी भी इस बार बहुत खुल के कार्ड खेल रही है आइडेंटिटी का, तो ये बीजेपी और बीएसपी का खेल होगा। अगर मुसलमान वोट नहीं बटे तो सामान्य ढंग से चुनाव होगा और वो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया फैसला ले आएगा। पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में करीब 28% मुस्लिम वोट है, क्या ये ऑन ब्लॉक इकट्ठे वोट करेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर वोट बंटता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? के लिए निश्चित रूप से आंचल ये बड़ी खबर है बीजेपी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि कानपुर, गोरखपुर और बरेली की सीटों में उनको विजय मिली है और जो स्नातक क्षेत्र का चुनाव होता है उसमें 3 सीटों पे वो विजय पा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जो बीजेपी के नेता, बड़े नेता लखनऊ में डेरा डाले बैठे हुए हैं और काफी दिनों से चुनाव में लगे हुए थे, उनके लिए भी शायद ये अच्छी खबर है। और मैं समझता हूं कि अभी और भी कुछ सीटों पे नतीजे आने हैं, उनको इंतजार है। आंचल ठीक है अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, पोलिंग परसेंटेज कितनी रह रही है वो भी देख लेते हैं। नोएडा में 11 बजे तक 18% वोटिंग हुई है, तो मुजफ्फरनगर में 27% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 27% मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आई है हमारे साथ प्रदीप जी। सबसे पहले रीडिंग 27% तक मतदान मुजफ्फरनगर में, किस तरह से इसको आंका जाए? देखिए आंचल, हर चुनाव के समय जो है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय तो ज्यादा और बिहार का भी, मुस्लिम वोटों की बात होती है। किधर जाएंगे, एक मुश्त जाएगा, बटेगा। 1900 देखिए, जब तक कांग्रेस की हेजमनी थी तब तक ये सवाल नहीं था, तब कांग्रेस को एक मुश्त जाते थे। उसके बाद से जब क्षेत्रीय पार्टियां आई और दूसरे दल बने, 1991 में जनता दल से जब अलग हुए मुलायम सिंह, तब ईस्टर्न यूपी से एक नारा मुसलमानों के बीच से शुरू हुआ था कि पहले जे भाजपा हराई, फिर अपना भाई, उसके बाद सपाई। तो ये फॉर्मूला जो है, मेरा मानना है कि अभी तक चल रहा है। मुसलमानों के लिए सबसे पहला वो है कैंडिडेट जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता हो या हराता हुआ दिख रहा हो। इसमें जब कंफ्यूजन होता है तो ज्यादा स्प्लिट होता है। मान लीजिए कि जीत रहा है बीएसपी का और उनको लगा कि नहीं सपा वाला मजबूत है, इस कंफ्यूजन में अगर गए तो वहां समस्या होती है। तो इसलिए मुस्लिम वोट बटेगा। सपा का इस दौर में बहुत ज्यादा आधार नहीं है, कांग्रेस का तो लगभग नहीं ही है। यहां बीएसपी ज्यादा मजबूत है सपा और कांग्रेस के गठबंधन के मुकाबले में। तो ऐसे में बीएसपी ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो उनको मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिलेगा? तो मुस्लिम वोट बटेगा। और एक मिथक है कि जाट जिधर होगा वेस्टर्न यूपी में जीत उसी की होगी। ऐसा नहीं है, जाट वोट भी बढ़ता है, इस बार भी बटेगा। ये सही है कि 2014 में जितना जाट वोट बीजेपी को मिला था इस बार नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा काम नॉन यादव बैकवर्ड जातियों पर किया है।
और उसका असर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरह से इस तरह की खबरें आई कि अमित शाह की जब जाट नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हमें वोट नहीं करोगे तो किसको करोगे। तो अरविंद जी, अब अगर 27% तक वोटिंग हुई है, इलाके में 38% के करीब माना जाता है सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, क्या अभी रीड करना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार ये वोट बट रहा है या नहीं बट रहा है? क्या हम पोलिंग परसेंटेज से इसका अंदाजा लगा सकते हैं? 4 घंटे की वोटिंग की ये रिपोर्टिंग है और मेरे ख्याल 27 सबसे ऊपर है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर ही सबसे पोलराइज्ड वोटिंग होती है, तो अगर वहां का मान लें, और गाजियाबाद की रिपोर्टिंग तो और भी, नोएडा गाजियाबाद तो 20% के नीचे ही है, तो भी मुझे लगता है कि वोटिंग उस तरह से नहीं हो रही है जो हम देखते रहे हैं। ये सही है कि पोलराइजेशन होने में सेकेंड हाफ की वोटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस समय फिर ज्यादा लोग लाइन में लगा के अपना अपना वोट कराते हैं सुबह का रुख देख के। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम होता है, या जिसके लक्षण अभी दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में जो लोग शासन में हैं उनको लाभ की स्थिति होगी। बदलाव के लिए वोटिंग आमतौर पे जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसमें एक प्रवृत्ति रहती है। पिछली बार 4 कोनों की लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से 2 पॉइंट पे आके रुक गई थी। इस बार अधिकांश जगह ट्रायंगुलर लड़ाई दिख रही है। तो ट्रायंगुलर लड़ाई में मेरे ख्याल जो पिछली बार का कट ऑफ मार्क था 32%, 33%, 31%, इस बार संभवतः उससे भी नीचे की वोटिंग होगी। और बीजेपी अगर 42-43%, आप अगर ट्रायंगुलर लड़ाई की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं सपा, कांग्रेस, बीएसपी और साथ ही साथ आप बात कर रहे हैं बीजेपी की। आप अजीत सिंह को रूल आउट कर रहे हैं। आप देखिए अजीत अपनी रेलेवेंस के लिए अब लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने तो ये तक नारा दिया है कि पूछ आरएलडी के बनेंगे या पूछ बीजेपी के बनेंगे। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप 7 का चुनाव देख लीजिए, 12 का भी चुनाव देख लीजिए, जनता आखिर में इसको 2 पार्टियों का चुनाव बना देती है। सपा बसपा के वो दोनों चुनाव बने, इस चुनाव में हमको लगता है उसमें भी तीसरी पार्टी जो बनेगी वो बीएसपी बनेगी। ये सपा और कांग्रेस गठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी, क्योंकि आखिर में आते आते लोगों को लगता है कि वोट बेकार क्यों करें, ठीक है, जिताने वाले को दें। हालांकि मायावती ने यही कहा था कि अगर आप सपा कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट बेकार करना होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये आखिर के 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं पहले कि राष्ट्रीय लोक दल 2007 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, उसको 14 सीटें आई थी। पिछली बार वो कांग्रेस के साथ थी, उसको 9 सीटें आई थी, तो और 9 पर वो दूसरे स्थान पर थी। तो 18-20 जगह तो वो अब मेरे ख्याल से किसी स्थिति में वो लड़ाई में होगी और वहां त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बना देगा, लेकिन ज्यादातर जगह लड़ाई त्रिकोणीय होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 27% मतदान 11 बजे तक होने का अर्थ यह है कि जिन मुद्दों की मैंने पहले चर्चा की वो मुद्दे तो हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना का पलायन, बिसहारा का गोकसी कांड, ये भी कहीं न कहीं मस्तिष्क पर हावी है और इसका प्रभाव लोगों पर है। नहीं तो ये 27% इतने अधिक मतदान एक जगह होने का, कहीं कहीं अभी 15% सीधे दुगना होने का मतलब यह है कि ये 70% तक मतदान जाने की, लेकिन 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 4 घंटे की वोटिंग हुई है, तो 4 घंटे में 27 का मतलब 7% प्रति घंटा जोड़ लीजिए तो 10 घंटे में 70% का मतलब हो जाता है, अगर ऐसे आप जोड़ते हैं तो। ये बहुत बड़ा विनोद जी, ये बहुत दिलचस्प है। जब भी हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, हमारे रिपोर्टर्स पूछते हैं किसके लिए वोट कर रहे हैं, विकास के लिए कर रहे हैं, किसके लिए वोट कर रहे हैं, बदलाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा ध्रुवीकरण, जात पात और धर्म का आ ही जाता है। क्या इस बार भी उतना ध्रुवीकरण है? नहीं भी है तब भी जितना है उतना फायदा पहुंचाने के लिए। ये देखिए, जब आप किसी से पूछेंगे, एक राजनीतिक चिंतक ने कहा है शायद कि व्यक्ति जो है सार्वजनिक जीवन में जब खुले में बात करता है तो बड़ी ईमानदारी की बात करता है, निजी जीवन में बड़ा बेईमान होता है। तो जब माइक लगा के पूछेंगे तो हर आदमी विकास के लिए वोट करेगा, जन कल्याण के लिए, लोकतंत्र के लिए, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो उसके अवचेतन में कुछ और होता है। ये एक आम बात है। इसीलिए वही है कि किसी को झूठ बोलना पाप है, हाँ पाप है, झूठ सब बोलते हैं जब मौका लगता है। तो सवाल ये है कि ये अभी हम लोग बात कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, उस पर आते हैं। देखिए 27% वोट पड़ रहा है मुजफ्फरनगर में, 20% नोएडा में है, गाजियाबाद में है, तो कोई बहुत फर्क नहीं है कि यहां पर 10% हो, वहां 27% हो। ये आसपास ही है और 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। और ये वोट का जो वो है क्या फ्लो, वो एक जैसा नहीं रहता है। दोपहर में थोड़ा कम हो जाता है, शाम को फिर तेज होता है, क्योंकि ये उसका एक पैटर्न है। जहां तक वोटों के ध्रुवीकरण की बात है तो निश्चित रूप से ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्रिकोणात्मक है
और कुछ सीटों पर कहीं कहीं जिसको हम चतुष्कोणीय मानते हैं वहां भी त्रिकोणात्मक हो रहा है। वहां एक पार्टी नीचे जा रही है कि जहां आरएलडी प्रभावशाली है तो हो सकता है वहां बीएसपी कमजोर हो, या वहां बीजेपी कमजोर हो, या गठबंधन कमजोर हो। वो कहीं ना कहीं त्रिकोणात्मक ही होता जा रहा है चुनाव। और वोटों की जहां तक बंटने की बात है तो सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं बंटता, हिंदू वोट ही बंटता है। जब जाट निकल रहे हैं एक फोल्ड से, दलित निकल रहे हैं, गैर जाटों दलितों पर बीजेपी फोकस कर रही थी, वो अगर निकल के बीएसपी की तरफ जा रहा है तो कहीं बंटवारा। तो आरएलडी कहीं ना कहीं अपनी रेलेवेंस की लड़ाई जरूर लड़ रही है। ये भी कहा जाता है कि बुजुर्ग आते हैं वहां के इलाके में, जाटों के सपने में, लेकिन पूरे 403 सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इस बार यूपी में उतारा गया है। तो रेलेवेंस की लड़ाई तो है ही। कहते हैं कि बुजुर्ग आते हैं, सपने में चौधरी साहब आ जाते हैं, सपनों में चौधरी चरण सिंह जी आ जाते हैं वहां के बुजुर्गों में, लेकिन बुजुर्गों हमारे बेटे का ख्याल रखियो। क्यों नौजवानों तो देखे नहीं चौधरी साहब को? 90 के बाद के जो बच्चे पैदा हुए फोटो देखिए। जाट फैक्टर कितना अहम रहेगा, इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है।